हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, धड़ाधड़ वैकेंसीज निकलती जा रही हैं। पहले आपकी आरआरबी की वैकेंसीज निकली, उसके बाद क्लेरिकल की वैकेंसीज निकली और अब फाइनली आपकी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की 94 वैकेंसीज भी आउट हो गई है। तो चलिए आज मैं आपको इस आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगी, ताकि आप ये चेक कर सकें कि आप इनमें से कौन से वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आज के सेशन में। इस नोटिफिकेशन की हर डिटेल आपके साथ डिस्कस होगी, ताकि आपके मन में जो भी सवाल है या जो भी कंफ्यूजन्स है वो सारी की सारी आपके मन से निकल सके और इस सेशन के एंड में आप ये डिसाइड कर सकें कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और यदि आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको किन किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर 2024 की रिक्रूटमेंट की सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो देखिए, वेबसाइट लिंक जो है वो आपका ओपन है, ठीक है। 25 जुलाई से ये नोटिफिकेशन जो है आपकी ये डिफाइन कर रही है कि 25 जुलाई से आप अपना आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का पेपर भर सकते हैं और लास्ट डेट आपकी रहेगी 16 अगस्त। और ध्यान दीजिए, टिल 6 PM है। आप कई बार इन चीजों को गौर नहीं करते, आपके दिमाग में होता है कि 16 अगस्त लास्ट डेट है और आप वैसे तो देखो लास्ट डेट तक की हमने वेट ही नहीं करनी, हमने आजकल में ही फॉर्म भर लेना है। बट इन एनी केस आप कई बार अगर लास्ट डेट तक पोस्टपोन करते भी हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप बैठे रहो कि हाँ रात को भरते, और तब आपको पता लगेगा कि रात को तो फॉर्म भर ही नहीं सकते थे। फॉर्म आप केवल शाम के 6 बजे तक भर सकते हैं। तो डेट्स नोट कर लीजिए, 25 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अभी भी लिंक ओपन है, अभी भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और आप अभी ही इस फॉर्म को भर दीजिए। और आपकी एग्जाम डेट क्या है, तो देखिए ये जो आपकी एग्जाम डेट्स हैं, देखिए ये जर्नल के लिए है। आपकी 3 तरह की वैकेंसीज निकलती है, मैं तीनों का एग्जाम पैटर्न भी आपको बताऊंगी, ठीक है। ज्यादातर बच्चे जो है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जर्नल पोस्ट के लिए ही फॉर्म भरते हैं, ठीक है। बट और भी कुछ पोस्ट होती है आपकी, वो सारी तीनों पोस्टों के बारे में मैं आपको पूरा उनके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरह का उनका एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। खैर, ये एग्जाम डेट आपकी जो है ये है आपका पहला जो पार्ट 1 होना है, फेज 1 होना है, वो 8 सितंबर 2024 को है। अभी आपका जुलाई चल रहा है तो टाइम है, मतलब बहुत कम भी नहीं मैं कह सकती और बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकती। ये है कि इस टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे तो आपका ये एग्जाम जो है आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्लियर करना। और ये है आपका फेज 1। और उसके बाद जिन बच्चों का फेज 1 क्लियर होगा उनको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2 एंड 3। और ये आपका ऑनलाइन एग्जाम रहता है और ये जो एग्जाम है आपका 19 अक्टूबर को है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपको ये मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ही महीने का गैप होता है आपका प्री और मेंस में, या फिर अगर मैं बोलूँ फेज 1 और फेज 2 में, तो एक ही महीने को ऑलमोस्ट गैप आपका रहेगा इन दोनों पेपर्स के बीच में। ओके, और यहाँ पर ये आपका जर्नल पोस्ट के लिए है। यदि मैं बात करूं जर्नल पोस्ट की बजाय डीईपीआर या डीएसआईएम, इन दोनों पोस्ट की, तो इनका जो प्री एग्जाम या एक तरह से फेज 1 एग्जाम जो है वो मैं कह सकती हूँ वो होगा सितंबर 14, 2024 और इसी का फेज 2 एग्जाम होगा अक्टूबर 26, 2024। तो मतलब ऑलमोस्ट आसपास ही है इनके पेपर, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपका 8 सितंबर को हो रहा है और ये आपका 14 सितंबर को हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट हफ्ते बाद ही आपका दूसरा पेपर भी हो रहा है और इसका प्री आपका 19 अक्टूबर का है और ये वाला जो आपका पार्ट 2 पेपर है ये होगा आपका 26 अक्टूबर को, ठीक है जी। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट डेट। सबसे पहले तो ये डेट्स नोट कर लीजिए। फॉर्म आपने आजकल में ही फिल करना है, इसी हफ्ते में आप इस फॉर्म को फिल करिए ताकि आपका लास्ट मोमेंट में जो वेबसाइट हैंग होती है, इस तरह की दिक्कतें आपको फेस ना करनी पड़े, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी एज लिमिट की। अब आपको एज लिमिट जो है वो है 21 से 30 वर्ष। यदि आप 21 से 30 वर्ष के बीच की उम्र यदि आपकी है
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आप 21 के आसपास है या 30 के आसपास है तो आप देख लेना कि आपकी उम्र जो है वो एज ऑन जुलाई 1, 2024, उन्होंने बोला है कि जुलाई 1, 2024 के हिसाब से काउंट करिए और देखिए यदि आप 21 से छोटे नहीं हैं और 30 से बड़े नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो और क्लियर मैं आपको बता देती हूँ, अपना बर्थडे चेक कर लीजिए कि अगर आपका बर्थडे 2 जुलाई 94 और जुलाई 1, 2003 के बीच में आ रहा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। ठीक है जी, तो ये है आपकी एज लिमिट। तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि नोटिफिकेशन इतनी लंबी चौड़ी होती है, उसमें हाइलाइट्स पढ़नी होती है हमें, और इतनी बड़ी नोटिफिकेशन तो पढ़ी नहीं जाती, तो इसीलिए हम इन सेशंस में लेकर आते हैं जिसमें कि आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हम आपको सिंप्लीफाई करके बता सके। ओके, डेट्स आपको मैंने बता दी है, ठीक है, एज लिमिट आपको मैंने बता दी है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी इन्होंने बोली है एज ऑन जुलाई 1, 2024। तो ये जो क्वालिफिकेशन आपके सामने है ये अगेन आपकी जो जर्नल पोस्ट है उसके लिए है। हाँ जी, ये जर्नल पोस्ट के लिए है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब आप चाहे आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे मेडिकल, नॉन मेडिकल, सब कुछ चलेगा, बस आपको बैचलर होना है। ठीक है, अगर आप बैचलर है किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो टेक्निकल हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, कुछ भी चलेगा, बस मार्क्स आपके 60% होने चाहिए। ठीक है, अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के हैं जैसे कि SC, ST, PWBD एप्लीकेंट्स जो होंगे उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, उनके अगर 50% नंबर है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपकी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी आपकी किसी डिसिप्लिन में चलेगी। ठीक है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, और उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन चेक करते हैं तो 60% होने चाहिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन चेक कर रहे हैं तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के हैं तो बस वहां पे आपके पासिंग मार्क्स चल जाएंगे, चाहे वो आपकी SC, ST या PWBD कैटेगरी हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने पास की हुई है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये है आपका पूरा जर्नल पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसके बाद आपको मैं बाकी पोस्ट के लिए बताऊंगी। हाँ जी, DEPR, यदि आप DEPR का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, आपको चाहिए एक मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, या फिर कोई और मास्टर्स डिग्री भी चलेगी, जैसे कि आपकी होती है जहां पे इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे मेन सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे MA इन इकोनॉमिक्स है, MSc इन इकोनॉमिक्स है, या क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है, या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, या फिर आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, एक डिग्री होती है मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। तो वो जैसे आप अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो अगर आपके पास मतलब किसी भी तरह की इकोनॉमिक्स की मास्टर्स डिग्री है तो आप जो है DEPR का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपके पास मास्टर्स डिग्री इसी तरह से फाइनेंस, मतलब पिछले वाला जो अगर आप जर्नल का भर रहे हो, तभी मैं कह रही थी जर्नल को भरने वाले सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है कि आपकी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, आप किसी भी फील्ड के ग्रेजुएट हो, चाहे आर्ट्स है चाहे कॉमर्स है, सबका चलेगा। ओके, पर यदि आप DEPR का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो DEPR के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स, या फाइनेंस में होनी चाहिए आपकी मास्टर्स। ठीक है, और स्कोर इन्होंने बोला है कि मिनिमम 55% चाहिए और एन इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे कईयों की CGPA आती है ना, तो वो आपका मतलब कन्वर्ट करके 55% बन रहा हो। ओके, राइट, इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। ठीक है जी,
तो 55% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज के हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। करेक्ट। तो ये है आपकी क्वालिफिकेशन अगर आप जो है DEPR वाली पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने का सोच रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपकी है DSIM। एक्चुअली ये थोड़ी हायर पोस्ट है और क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया, कुछ स्पेशलिस्ट डिग्रियां मांगते हैं जिस वजह से इसको फॉर्म फिल करने वाले बहुत कम होते हैं और इसका पेपर का पैटर्न भी काफी अलग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देखो इसमें क्या मांग रही है वो आपसे, मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर इकोनोमेट्रिक्स, या फिर स्टैट्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, या अप्लाइड स्टैट्स या इंफॉर्मेटिक्स विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर आपकी इसी तरह से मास्टर्स डिग्री मैथमेटिक्स की हो विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, या फिर इसी तरह से आपकी मास्टर्स डिग्री इन डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, इस तरह की अगर आपकी मास्टर्स डिग्री हो, इसमें भी मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स मांगे जा रहे हैं। या फिर 4 ईयर, देखो ये एक और आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आपकी 4 ईयर की बैचलर डिग्री है विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। देखो अगर ग्रेजुएशन में हो, मतलब अगर जहां जहां ग्रेजुएशन अगर आप जो है कंसिडर कर रहे हो वहां 60% मार्क्स उन्होंने मांगे हैं। तो 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, और कौन सी वाली, 4 ईयर बैचलर, डाटा साइंस, AI, ML, बिग डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, और या फिर अगर आपकी 2 इयर्स की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, कईयों के पास पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा भी होता है, तो अगर आपके पास 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ठीक है, इन बिजनेस एनालिटिक्स विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, और का मतलब इनमें से कोई एक चीज अगर आपके पास है तो आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर DSIM की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपकी ये स्पेशलाइज्ड वाली क्वालिफिकेशन नहीं फुलफिल हो रही है तो आप जर्नल वाला जो है वो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि वो तो आपसे सिंपल ग्रेजुएशन मांग रहा है पर मार्क्स उन्होंने मांग लिए। मार्क्स वो कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन में या तो 60% होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सी पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपके हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का मतलब क्या है कि अगर आप देखो, अगर मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूं या EWS की बात करूं, इनको मिलते हैं कम से कम 6 अटेम्प्ट्स, यानी अभी तक अगर आप 6 बार ट्राई कर चुके हो और आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आप इस बार का पेपर नहीं भर पाओगे। पर अगर आपके 6 से कम अटेम्प्ट्स है, यानी 1-2 अटेम्प्ट किए हैं या 3-4 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो वो बच्चा जो है जिसके 6 से कम अटेम्प्ट्स हो चुके हैं वो बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपके 6 अटेम्प्ट्स हो गए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इस फॉर्म को फिल करने में। और अगर आप जो SC, ST या OBC या PWBD कैटेगरी से है तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने मर्जी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस, हाँ जी, कितनी फीस है? ऑनलाइन पेमेंट होती है एप्लीकेशन फीस की, आजकल तो आप सब जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, SC, ST, PWBD की इंटीमेशन चार्जेस जो है वो 100 रुपए है और इस पे 18% GST चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप जर्नल, OBC या EWS कैटेगरी के हैं तो आपकी एप्लीकेशन फी टोटल जो है वो 850 है। ठीक है, जिसमें कि 18% GST चार्ज किया जाएगा। ओके, तो ये है आपकी एप्लीकेशन फीस, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मैंने अभी जिन 3 पोस्ट्स की बात करी है, RBI ग्रेड बी जर्नल, RBI ग्रेड बी DEPR और RBI ग्रेड बी DSIM। तो देखो, इंटरव्यू तो सभी में होना है, इसमें भी है, इसमें भी है और इंटरव्यू इसमें भी है।
तो देखो इंटरव्यू तो आपके सभी पोस्ट के लिए होगा, ओके। पर जो आपका आरबीआई ग्रेड बी का पेपर है, इसमें आपका पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ओके। और जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर है उनका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब ये मत सोचना कि एक ऑनलाइन एग्जाम है, नहीं, वो 2 पार्ट्स में होगा, ठीक है, वो सारा मैं बताऊंगी। पर इनका जो है प्रीलिम्स और मेंस नहीं है, इनका फेज 1 फेज 2 इस तरह से पेपर होगा, ठीक है। और इसी तरह से जो डीएसआईएम की पोस्ट है, इनका भी पेपर जो है वो डिफरेंट होगा। सिर्फ एक इंटरव्यू है जो कॉमन होंगे इनके सबके, अदरवाइज बाकी जो आपका ऑनलाइन पेपर है उसका पैटर्न भी तीनों का अलग रहेगा, और जो आपके सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं वो भी तीनों में अलग रहेंगे, ओके। सो आई होप आपको यहां तक तो मेरी सारी बात समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए इस नोटिफिकेशन को। तो चलिए, एग्जाम पैटर्न अगर मैं जर्नल की बात करूं, आपका पहले फेज 1 होगा जो कि 200 मार्क्स का पेपर है, ऑनलाइन है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फेज 2 300 नंबर का, और फेज 3 इंटरव्यू होगा 75 नंबर का, और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो फेज 2 और फेज 3 के स्कोर को मिलाकर बनेगी। यानी आपके टोटल 375 मार्क्स में से जो स्कोर होंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। पर जबकि जो इसका पहला पेपर है जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, ओके। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न, ओके। बट ये एग्जाम पैटर्न है आपका जर्नल पोस्ट का, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके प्री एग्जाम में क्या आएगा, तो चलिए, जर्नल पोस्ट का जो आपका प्री एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो देखिए इसमें आपका क्या होगा, अभी नॉर्मली आपके जो बाकी बैंकिंग के पेपर होते हैं उसमें प्री में क्या होता है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, है ना, जीके वगैरह नहीं आता। पर आरबीआई के पेपर में आपके प्री एग्जाम में जीके भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जब इन एग्जाम्स को करना है, क्योंकि आपका जो इसका फेज 2 होगा ना, जैसे मेंस का पेपर होता है, तो इसके फेज 2 में आपके ये सब नहीं आएंगे, उसमें कुछ और सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं, ठीक है, जो कि आपके फाइनेंस और मार्केटिंग वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड होते हैं, वो सारे कवर होंगे, ओके। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे इसका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न फॉर जर्नल पोस्ट, ठीक है, एग्जाम पैटर्न फॉर जर्नल पोस्ट। तो देखो ये वाला पैटर्न तो है आपका प्री का, जिसमें कि आपका जर्नल अवेयरनेस के 80 सवाल आने हैं, 80 मार्क्स है, 25 मिनट मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग के 60 सवाल हैं, 60 नंबर, 45 मिनट्स मिलेंगे, रीजनिंग की अच्छी खासी वेटेज होती है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 25 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 25 मिनट। तो कुल मिलाकर ये 200 सवाल होंगे, एक सवाल केवल 1 नंबर का होगा, तो 200 नंबर का पेपर होगा, और टोटल टाइम जो है वो आपका 2 घंटे का बनेगा, करेक्ट। तो अब यहां पर आपको इस पूरे पैटर्न को, मतलब आपको अच्छे से स्टडी करना है। जो आपका सितंबर पे पेपर है ना, जर्नल का, जो आई थिंक 8 सितंबर मैंने आपको डेट बताई है ना, तो उस पेपर की मैं बात कर रही हूँ कि वहां पे आपका ये वाला पैटर्न जो है ये फॉलो होगा, करेक्ट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। और अब आप देख भी पा रहे हो कि सबसे ज्यादा जर्नल अवेयरनेस है, दूसरे नंबर पे रीजनिंग के सवाल है, बाकी मैथ्स के और इंग्लिश के 30-30 सवाल आ रहे हैं पेपर में, है ना। और टाइम भी अच्छा खासा मिल रहा है, रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स मिल रहे हैं, पर जायज है। देखो टोटल आपके जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो 60 है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार ना जब आपका कॉल लेटर आता है ना, उसके साथ एक इंफॉर्मेशन हैंड आउट आता है, कई बच्चे उसको देखते नहीं है, वो जरूर देखा करो। कई बार वो क्या होता है, कुछ चेंजेस लेके आते हैं आपके पैटर्न में, और वो सारे के सारे चेंजेस जो है उस इंफॉर्मेशन हैंड आउट में ही दिए होते हैं। तो अब ये जो आपको मैं पैटर्न बता रही हूँ ना, ये हर बार, इस बार की बात नहीं है, ये हर बार नोटिफिकेशन में ऐसे ही लिखते हैं कि आपका जो फेज 1 होगा उसमें जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट का सब्जेक्ट कवर होगा। टोटल आपका जो पेपर है वो 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। हर बार वो ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नोटिफिकेशन में कभी भी नहीं देते हैं, ठीक है। बट आप कहोगे फिर मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हर साल की बात है।
तो इनका स्टैंडर्ड पैटर्न है वो इसी, हर साल इसी पैटर्न से पेपर होता है। बट अगर वो कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में वो जरूर बताएंगे। जैसे कि अभी आरआरबी में कुछ नया हुआ है, आरआरबी की नोटिफिकेशन में उन्होंने बोल दिया था कि कुछ चेंज होगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे, बट उन्होंने जब अभी कॉल लेटर निकले हैं तो कॉल लेटर के साथ ही इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में उन्होंने लिख दिया कि सेक्शनल टाइम लिमिट है, जो कि इस बार पहली बार हुई है रीजनल रूरल बैंक में, है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ इस बैंक की बात नहीं मैं कर रही हूँ, हर पेपर की बात कर रही हूँ, चाहे वो आरबीआई का पेपर हो। इन्फॉर्मेशन हैंडआउट को आप जरूर देखा करो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हैंडआउट को आपने जरूर देखना है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका प्री का पैटर्न। अच्छा, ये तो आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है। हाँ जी, ये देख लीजिए एक बार, पूरा पैटर्न देखो। हाँ जी, ये वाला पूरा पैटर्न आप देख लीजिए एक बार। अब ये देखो, ये कुछ नया है, ये मेंस का पेपर है, जो मैंने बोला ना कि 375 नंबर का पेपर होगा जिसमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। प्री जो पिछला मैंने बताया वो तो क्वालिफाई करना है, इसके नंबर काउंट होंगे। और ये देखिए, ये सारा जो है ये टोटल आपका 300 मार्क्स का है। अब इसमें ना 3 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। पहला है ईएसआई, जिसमें कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है। पेपर 2 है इंग्लिश का, जिसमें कि राइटिंग स्किल्स है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और पेपर 3 है फाइनेंस, मैनेजमेंट और एथिक्स का, ठीक है जी। अब जो पेपर 1 है उसके 2 पार्ट्स है, एक ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आधा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और आधा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट्स, जायज है, ऑब्जेक्टिव में बस आपने टिक करना है। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट, ओके। तो इसी तरह से मार्क्स तो बराबर है, देखो ये भी 50 नंबर का है, ये भी 50 नंबर का है, तो मतलब पेपर 1 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके आधे पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आधे पेपर में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अच्छा, पेपर 2 आपका इंग्लिश का है, जो पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है, 90 मिनट मिलेंगे इसके लिए और 100 नंबर का पेपर होगा, ओके। पेपर 3 आपका फाइनेंस, मैनेजमेंट और एथिक्स का बिल्कुल पेपर 1 वाला पैटर्न है कि ऑब्जेक्टिव आपका 50%, डिस्क्रिप्टिव आपका 50%, ठीक है। तो ये 30 मिनट्स वही 90 मिनट्स आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको लिखना वहां पे सारा जो है पैराग्राफ में पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे आप कॉलेज में करते हो ना उस तरह से। तो वही 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर और 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो आपने पहले ये पेपर दिया, क्वालिफाई हो गया, तो आपका इसके लिए कॉल लेटर आएगा, जो अक्टूबर में मैंने बताया, अक्टूबर 19 अक्टूबर को जो पेपर होगा वो ये वाला है। तो ये पूरा उसका पैटर्न है, ठीक है। और अब इसमें आपको जैसे कि आपका ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हो गया, या फिर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, है ना। इसमें जो आपको बोला हुआ है कि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के हैं, तो उसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। अब आप कहोगे 30 सवाल 50 नंबर के कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सवाल आपके जो है वो 2 नंबर के होंगे और कुछ सवाल आपके 1 नंबर के होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड देखिए, फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, जो आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है उसके लिए कैंडिडेट्स को अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए कैंडिडेट्स को अटेम्प्ट करने हैं 4 सवाल, ठीक है। और टोटल आपको 6 सवाल दिए होंगे, ओके। टोटल आपको कितने क्वेश्चन दे रखे होंगे, 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 6 में से आपने 4 सवाल करने हैं। ये भी 50 नंबर का है, तो एक्चुअली 4 में से 2 सवाल जो है वो 15 नंबर के होंगे और 2 सवाल जो है वो 10 नंबर के होंगे। इन केस कैंडिडेट आंसर्स मोर देन 4 क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव, यदि आप 4 से ज्यादा के आंसर बता देते हो तो आपके शुरू के 4 जो है वो इवैल्यूएट होंगे, ठीक है। अगर आप 4 से ज्यादा सवालों के आंसर दे देते हो तो आपके शुरुआत के 4 जो है उनको काउंट किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा पैटर्न है, उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके। तो ये देखिए, हाँ जी, ये 50 नंबर तभी आपके बनेंगे ना। बाकी ये वाला जो डिस्क्रिप्टिव है इसका डिफरेंट पैटर्न है। ये देखो, ये 3 क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है, इसके 3 सवाल है। ये जो आपको बोल रहा है ना कि 6
ये जो आपको बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे 6 सवाल आएंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, ये आपका ईएसआई इकोनॉमिक जो पेपर 1 है और पेपर 3 है मैनेजमेंट वाला पेपर, और जो आपका शुरू वाला पेपर है उसके लिए मैं बता रही हूँ ये डिस्क्रिप्टिव का कि किस तरह से आपका हैंडल होगा। तभी देखो 15 इंटू 2 30 हो गए और 10 इंटू 2 20 हो गए, तो 50 नंबर का पेपर इस तरह से बनेगा। तो ये 50 मार्क्स किस तरह से हमारे बन रहे हैं और ये 50 मार्क्स किस तरह से बन रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो आपका डीईपीआर का पेपर है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। हाँ जी, इसका पहले फेज 1 होगा ऑनलाइन पेपर 200 नंबर का, फेज 2 होगा ऑनलाइन पेपर 200 नंबर का, और फेज 3 आपका होगा इंटरव्यू 75 नंबर का। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्री है, क्वालिफाई करोगे तभी ये पेपर होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये अगर आपका क्लियर होगा तो तभी आपका फेज 2 अक्टूबर में बाद में होगा, पर जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इसके भी स्कोर्स ऐड होंगे। यानी इसका जो आपका टोटल मतलब इंटरव्यू के बाद जो आपकी सिलेक्शन होगी उसमें जो टोटल स्कोर जो आपका काउंट किया जाएगा कि फर्स्ट रैंकर कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, जो पूरी मेरिट लिस्ट बन रही है वो बनेगी आपकी 200 प्लस 75, यानी 475 में से देखा जाएगा कि आपका स्कोर क्या बना और उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या आपकी क्या रैंकिंग आ रही है। ओके, तो ये है आपका डीईपीआर का, और इसका पैटर्न देखिए जरा। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूंगी, ये जितने भी पेपर है चाहे वो डीईपीआर का हो, जर्नल हो या डीएसआईएम का हो, इन सभी पेपर में चाहे प्री हो, मेंस हो, फेज 1 हो, फेज 2 हो, ठीक है, इन सभी पेपर्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क्स की है बट है। ओके, अच्छा अब इसके बाद इसका जो पहला पेपर है जो आपको मैंने बोला ना सितंबर में हो रहा है ना, सितंबर वाले की मैं बात कर रही हूँ। तो सितंबर वाले में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का है, इसमें वो मैथ्स रीजनिंग वो सब नहीं आएगा। ये आपका जो है सितंबर में जो पेपर होना है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के सवाल रहेंगे। इसमें 120 मिनट का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा, और साथ ही साथ उसी दिन इंग्लिश का भी एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि आपने कीबोर्ड से टाइप करना है, ठीक है, इसके लिए भी आपको 120 मिनट्स मिलेंगे और ये भी आपका 100 नंबर का होगा। और जो बच्चे इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे, हाँ जी, जो बच्चे सितंबर में इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका अक्टूबर में फेज 2 का पेपर होगा, उनके कॉल लेटर आएंगे फेज 2 के लिए, और उसमें भी फिर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव और पेपर 2 ये भी डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स का ही होगा। आपको याद है ना, अभी मैं बता रही थी इसमें आपको डीएसआईआर की क्वालिफिकेशन, तो मैंने बताया था इकोनॉमिक्स ही मांग रहे हैं, तो वो पेपर उसी से रिलेटेड ले रहे हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पेपर है, इसमें रीजनिंग मैथ्स ये सब नहीं है, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास क्वालिफिकेशन है इकोनॉमिक्स की, जिन्होंने देखो जो बच्चों की अभी ग्रेजुएशन हुई है या अभी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, उनके लिए ये पेपर बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत फ्रेश होता है उनके माइंड में। हाँ, थोड़ा सा अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होता है तो उससे देखो एक्स्ट्रा इंटरव्यू के टाइम आपको एक्स्ट्रा वेटेज तो मिल जाती है ना, बट स्टिल यहाँ पे ये पेपर, क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज तो सिर्फ 75 नंबर है ना, असली वेटेज तो इन पेपर्स की है। तो ये वाले पेपर जो है आपका पहला जो है ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, पेपर 2 जो है ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और दोनों 120 मिनट्स के होंगे, और ये 100 नंबर के दोनों पेपर, और टोटल मिलाकर 400 सवाल। तो एक बार पूरा पैटर्न अच्छे से देख लीजिए, आपके सामने ही है। हाँ जी, तो ये 2 पेपर आपके एक ही दिन में होंगे, ओके, और इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो अगर आपका डीएसआईएम की मैं बात करूं, है ना, एग्जाम पैटर्न अगर मैं डीएसआईएम की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो फेज 1 है ऑनलाइन पेपर 100 नंबर का, फेज 2 में पेपर 2 एंड 3, असल में इसमें टोटल 3 पेपर है, जिसमें पहला पेपर जो है वो आपका सितंबर में होगा, जिनका वो क्लियर होगा उनके कॉल लेटर आएंगे फेज 2 के लिए, और जो अक्टूबर में पेपर हो रहा है उसमें पेपर 2 और 3 दोनों एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो ये 200 नंबर का है, और उसके बाद इंटरव्यू आपका 75 नंबर का है,
तो यानी टोटल आपका जो है 375 में से आपका स्कोर जो है वो डिसाइड होता है DSIM पोस्ट के लिए। ये सारे RBI ग्रेड बी ऑफिसर ही है, बस यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेशलिस्ट पोजीशन मिल जाती है। और अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आप जर्नल वाला भरिए, जर्नल तो आप सभी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 375 में से स्कोर डिसाइड किया जाएगा। और एग्जाम का देखिए पैटर्न क्या है। पहला पेपर जो कि आपका सितंबर में होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, स्टैट्स के ऊपर, वही 120 मिनट मिलेंगे और 100 नंबर का पेपर। उसके बाद ये दोनों पेपर, पेपर 2 और पेपर 3, ये आपका अक्टूबर वाला पेपर है जो बाद में होगा। जिनका सितंबर वाला क्लियर होगा वही अक्टूबर वाले के लिए अपीयर होंगे। तो पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और आपको जो है आंसर पेपर पे लिखना होगा, ये उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। और जो पेपर 3 है वो इंग्लिश का होगा, जो कि अगेन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पर आपको याद होगा पहले भी एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर आया था जो जर्नल वाली पोस्ट का सेकंड मेंस वाला पेपर था, तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि वो आपको कीबोर्ड से टाइप करना है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल रहेगा पूरा एग्जाम पैटर्न, जिसमें कि ये आपका 180 मिनट, ये आपका 90 मिनट। तो ये तो आपका चलो सितंबर वाला हो गया 100 नंबर का, और ये आपका 200 नंबर का हो गया आपका अक्टूबर वाला, और टोटल 300 नंबर प्लस 75 नंबर का इंटरव्यू। तो इस तरह से ये आपका पूरा पैटर्न जो है वो बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये पूरा, क्योंकि कई बच्चे हमें पूछ रहे थे कि ये क्या है, और उनको लग रहा था कि हम तो भर ही नहीं सकते, उनको नोटिफिकेशन ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी और उनको लग रहा था कि हम इसको भर ही नहीं सकते। तो अब आपको समझ आ चुका होगा, मैंने पूरी नोटिफिकेशन को पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख दिया है। और अब आपने डिसाइड करना है कि क्या आपकी एज सेटिस्फाई हो रही है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है, क्या आपका जो है जो स्कोर्स उन्होंने दिए हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के वो पूरे हैं, या क्या आपको जो एग्जाम पैटर्न में जो सब्जेक्ट्स आपके कवर होने हैं क्या वो आपके तैयार हैं, और आपके पास कितना टाइम है, आप कितनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपके पिछले कितने अटेम्प्ट्स बीत चुके हैं। तो ये सारी चीजें चेकआउट करिए जो मैंने आज बताई हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं तो मैं फिर से आपके सामने डेट्स लेकर आ रही हूं। हाँ जी, ये है आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट। 25 जुलाई से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। अभी भी, आज भी आप इस टाइम पे जैसे ही मेरा ये सेशन देखेंगे, आधा घंटा लगेगा सबको चेक करने में कि आप जो है इसको भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ ही आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। लास्ट डेट आपकी है 16 अगस्त, बट मार्क कर लीजिए 16 अगस्त का पूरा दिन नहीं है, 16 अगस्त के केवल शाम के 6 बजे तक का समय है आपके पास इस फॉर्म को फिल करने का। तो जरूर फिल करिए इस फॉर्म को, ओके। और साथ ही साथ अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सारे चैनल्स का या ऐप का लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करिए और आप हमारा बैंकिंग का बैच जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।